डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी सीबीएसई। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में। इस चैप्टर में 3 मेन टॉपिक्स है। कुछ और भी टॉपिक्स है जो कि सीबीएसई ने कुछ टाइम के लिए हटा रखा है। इन 3 टॉपिकों में से आपको एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस आएंगे, तो इन तीनों टॉपिकों को ठीक ढंग से पढ़ के जाना है ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप सब उसको अटेम्प्ट कर पाए इजीली, राइट? ओके, नेक्स्ट सबसे पहला है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। कि बायोमैकेनिक्स का मीनिंग क्या है और उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बायोमैकेनिक्स क्या है, इस वर्ड से मालूम चल रहा है कि बायो यानी जो हमारे बॉडी से रिलेटेड है, राइट? और मैकेनिक्स यानी कि मूवमेंट, हमारे बॉडी से रिलेटेड जितने भी मूवमेंट है, हम लोग वॉक करते हैं या फिर हम लोग रनिंग करते हैं या जंपिंग, कोई भी चीज़, सिटिंग, स्टैंडिंग, कोई भी मूवमेंट हो रहा है, ये सब मूवमेंट किस वजह से हो रहे हैं? हमारे मसल्स के हेल्प से, या बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये सारे जो है ना, ये पार्ट एक साथ काम करते हैं, तभी हमारा ये मूवमेंट्स पॉसिबल होता है। और ये मूवमेंट कितना है होना चाहिए या कितना नहीं होना चाहिए, राइट? ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अगर हो गया तो भी प्रॉब्लम है, और बहुत कम मूवमेंट हो तब भी प्रॉब्लम है ना? इंसान लेथार्जिक बन जाता है। तो ये जितने भी मूवमेंट है, ये इसका जब हम डिटेल्स में स्टडी करते हैं वो है बायोमैकेनिक्स, राइट? सो बायोमैकेनिक्स टेल्स इट इज़ द साइंस कंसर्न्ड विथ द एनालिसिस ऑफ मैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। कि जितना भी ह्यूमन का मूवमेंट है उसका एनालाइज करने को ही बायोमैकेनिक्स करते हैं। एनालाइज यानी कौन क्या ठीक है, कितना ठीक नहीं है, कितना और होना चाहिए, इसको किस तरह से करें तो और अच्छा हो सकता है। तो यही है बायोमैकेनिक्स, राइट? तो इसके कुछ इंपॉर्टेंस है, कोई 8 पॉइंट में इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। ऐसे तो और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन कुछ 8 पॉइंट ऐसे दिए हुए हैं यहाँ पर, जो कि अगर आप सब लोग इसको पढ़ के जाए तो काफ़ी कुछ लिख सकते हैं, है ना? या फिर इनमें से अगर एमसीक्यू आ जाए तो वो भी कर सकते हैं। तो पहला है इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। किसी भी स्पोर्ट्समैन का मेन एम क्या होता है कि परफॉर्मेंस को अच्छा करना, है ना? कैसे भी करें। अच्छा, परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली तो अच्छा नहीं होता है ना? एक बैट लेके बॉल में हिट करना तो किसी को भी आएगा, लेकिन उस बॉल को बैट से कब हिट करना है, कितने एंगल पे हिट करना है, ये सब बायोमैकेनिक्स के स्टडी से कंप्लीट होता है, राइट? यानी कि कितने एंगल से और कितना फोर्स लगा के एग्जीक्यूशन कब करना है, फॉलो थ्रू कैसे करना है ना? ये सब जब हम सही तरीके से करेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। नहीं तो क्या होगा कि हम फोर्स तो लगा रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है। जैसे कि फुटबॉल में किक मारना हो तो उसका भी एक तरीका होता है, राइट? कि कैसे अप्रोच करें बॉल की तरफ, किस एंगल से किक मारे, है ना? उसके बाद हमारा पैरों का फॉलो थ्रू कैसा हो, है ना? ताकि बॉल जो हमारा डिज़ायर्ड है, कि हमारा एम है कि ये बॉल ट्रैवल करता हुआ गोल के अंदर जाए। लेकिन अगर हम गलत तरीके से उसको किक मारेंगे तो हमारा डिज़ायर्ड गोल नहीं मिलेगा हमें, राइट? तो परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कराता है ये। इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक्स, ऑब्वियस है कि हम जब सारे बायो से रिलेटेड जितने भी हमारे मूवमेंट है, हमारे बॉडी से रिलेटेड, उसके बारे में हम जब डिटेल स्टडी करेंगे तो हम अपने टेक्निक्स को भी डेवलप कर सकेंगे, राइट? जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में किसी बॉल को अगर हमें रोकना है तो उसको जैसे फॉरवर्ड डिफेंस कहते हैं, तो उस फॉरवर्ड डिफेंस ऐसे बैट आगे कर देने से तो नहीं हो जाएगा ना। तो उसके लिए पहले फ्रंट लेग को आगे बढ़ाना है, फिर कैसे कैसे उसको बैटों का एंगल रखना है ताकि बॉल वहीं पर रुक जाए, राइट? तो इस तरह से टेक्निक्स का डेवलपमेंट होता है कि कैसे कैसे हम उसको ये करें। अब जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे कि वेट लिफ्टर होते हैं, तुमने ये देखा होगा कि वेट लिफ्टरों का खुद का बॉडी वेट 70-80 kg रहता है एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन वो लिफ्ट कर रहे हैं 180 kg, है ना? तो ये कैसे पॉसिबल है? खुद का बॉडी वेट कम और लिफ्ट कर रहे हैं ज़्यादा, है ना? तो ये तभी पॉसिबल है जब हम टेक्निक्स का यूज़ करें, है ना? कितने एंगल से उसको उठाना है, फिर बॉडी का पोजीशन कहाँ ले जाना है। तो ये सारा जो नॉलेज है, ये हमें बायोमैकेनिक्स के डिटेल स्टडी से पता लगता है। इट हेल्प्स टू डेवलप बेस्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, पहले के दिनों में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट उतने डेवलप नहीं होते थे, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस उतना नहीं होता था। लेकिन आजकल इक्विपमेंट का काफ़ी डेवलप्ड इक्विपमेंट आने की वजह से परफॉर्मेंस भी पहले से देखो, पहले का वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना होता था, आजकल उतना तो कोई एक नॉर्मल एथलीट भी कर लेता है। नॉर्मल नहीं मतलब वर्ल्ड लेवल का एथलीट, लेकिन जो वर्ल्ड चैम्पियंस हैं
या वर्ल्ड रिकॉर्ड है उससे काफ़ी ज़्यादा हो गया। किस लिए? नए अलग अलग टेक्निक्स की वजह से और इक्विपमेंट भी, जो एडवांस इक्विपमेंट है उसके वजह से। और ये सभी पॉसिबल हो गया कब? जब बायोमैकेनिक्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी हुआ। इम्प्रूवमेंट इन ट्रेनिंग, जो कोचेस होते हैं उनको भी जब नॉलेज मिलता है कि बायोमैकेनिक्स कैसे है, किस तरह से पढ़ते हैं, जब डिटेल स्टडी करते हैं तो उनको भी कोचिंग देने में अपने ट्रेनीज़ को आसानी रहता है और ट्रेनी को भी मालूम चलता है नया नया चीज़ें। इट प्रिवेंट्स इंजरी। ऑब्वियसली जब हम कोई किसी चीज़ को सही तरीके से एफिशिएंटली करेंगे तो इंजरी का चांसेस भी कम हो जाता है। देखो इंजरी 0% तो नहीं होता, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि इंजरी नहीं होगी। हर तरह का, जैसे कि क्रिकेटर है, एक बैट्समैन जब हर तरह का पैड्स या ग्लव्स पहन के हर तरह का प्रोटेक्शन लेके जाता, फिर भी चोट तो लगी जाती है। मतलब कंपलसरी नहीं है, चोट लगने का जो चांसेस है वो 0% नहीं होता, फिर भी लेकिन ये है कि कम हो जाता है ना। तो अच्छा, नॉलेज ऑफ सेफ्टी प्रिंसिपल्स, कि किस तरह से सेफली खेलना चाहिए, किस तरह से सेफ्टी हमें चलना फिरना चाहिए, है ना। देयर इज़ ए प्रोसेस ऑफ लाइक स्टैंडिंग, वॉकिंग और सिटिंग ऑल्सो, है ना। जैसे कि लेट के हमें खड़ा होना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से जम करके खड़े हो गए, तो उससे क्या होगा, बॉडी में जर्क्स लगेंगे। तो एक्चुअल तरीका क्या होता है, जो लेटे हुए उसके हमें अगर नीचे उतरना है तो एक पैर नीचे उतारेंगे, फिर दूसरा पैर, फिर धीरे से सपोर्ट लेके हम चढ़ेंगे। तो ऐसा होगा, ऐसा सिस्टम से करेंगे हम तो कभी भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, न तो हम ज़्यादातर थके थके रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसका मेन एक रीज़न ये भी होता है कि हम लोग गलत तरीके के मूवमेंट्स करते हैं, राइट। जैसे कि हाउस वाइफ्स रहते हैं या जो काम करने वाले रहते हैं, उन लोगों को ना बैक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहता है, बैक पेन वगैरह। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल नीचे अगर किसी को झाड़ू लगाना हो तो हम जो 90% लोग हैं वो क्या करते हैं कि आगे की तरफ झुक के झाड़ू लगाते रहते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि बैक पेन हो जाता है। लेकिन वही चीज़ अगर हम बैठ के, मतलब नी बेंड करके जब बैठते हैं, हम नी बेंड करके अगर बैठ के हम उसको करें, झाड़ू लगाए, तो बैक पेन कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारा बैक स्ट्रेट रहता है एट दैट टाइम, राइट। अच्छा, उसके बाद है हेल्प्स इन रिसर्च वर्क। बायोमैकेनिक्स के स्टडी से अलग अलग रिसर्च जो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है ना, हर दिन पूरा वर्ल्ड में कितने रिसर्च होते हैं जो इससे रिलेटेड है, मूवमेंट से रिलेटेड, वो बायोमैकेनिक्स के हेल्प नए नए रिसर्च को फाइंड आउट करते हैं, है ना। जैसे कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अभी का कुछ और एडवांस है, कुछ टाइम पहले भी, जैसे 1 साल पहले भी या पहले थोड़ा सा अलग था, अब और अच्छा हो गया यहाँ पर ही। लेकिन फिनिश नहीं है, आगे पता लगा कि 1 साल पहले, 2 साल बाद अभी वाला जो इक्विपमेंट है उससे भी एडवांस आ जाएगा, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे रिसर्च हो रहा है ये बायोमैकेनिक्स के स्टडी के हेल्प से। इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस इन प्लेयर। जब ये सारा कुछ, जितना भी प्रीवियस है वो सारा कुछ जब होगा तो एक प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है ना। तो तभी तो देखो, जैसे क्रिकेट में हो गया, क्रिकेट में कितने रन्स बना रहे हैं, 100 रन, 200 रन एक प्लेयर बना जाता है, क्योंकि वो टेक्निकली खेल रहा है, साथ में उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। कई प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं जो उसके जैसा ही खेलने वाला होता है ना, सेम तरह का खेलता है या उससे भी अच्छा खेलता है, लेकिन वो जब रनिंग की बारी आती है वो ज़्यादा रन नहीं बना पाता, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहता उसका। होम ग्राउंड में तो अच्छा खेल लेता है, लेकिन जब इंटरनेशनल खेलने जाता है या फिर बड़े टीमों के साथ खेलता है तब वो नर्वस हो जाता है, तो उसका स्कोर कम बनाता है वो, भले ही वो जो सबसे बेस्ट प्लेयर है उससे भी अच्छा प्लेयर हो, लेकिन वहाँ का सिचुएशन और होता है। तो ये डिपेंड करता है कॉन्फिडेंस के ऊपर। तो इस तरह से ये कुछ मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस है, इसके बारे में ध्यान से पढ़ के और समझ के जाना है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मूवमेंट। हम लोग जितने भी तरह के मूवमेंट है, इससे पिछले वाले स्लाइड पे मैं तुम्हें मूवमेंट के स्टडी के बारे में बता रहा था कि अगर स्टडी करें तो क्या होगा। अब वो मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, ऐसे तो जनरली और बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, लेकिन उसमें से 4 मूवमेंट्स को मेनली यहाँ पर स्टडी किया हुआ है, जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन, राइट। फ्लेक्शन कब होता है, जब हम किसी भी जॉइंट को हम बेंड करते हैं, जब छोटा करते हैं जॉइंट, जैसे कि हम लोग हाथ स्ट्रेट है तो वो स्ट्रेट पोजीशन में, फिर जब हम एल्बो से उसको छोटा करते हैं, कम करते हैं, तो वो फ्लेक्शन हो गया, ठीक है। ये एक मूवमेंट है। अब कोई कह सकता है कि ये तो सिंपल है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन वो ये इस तरह का एक मूवमेंट है। जैसे हम हाथों को बेंड कर, एल्बो से बेंड कर लिया या नी से बेंड कर लिया, हमने पैरों को फोल्ड किया, तो वो फ्लेक्शन हो गया। और इसी का जब हम रिटर्निंग मूवमेंट हम वापस ले जाते हैं, वो एक्सटेंशन हुआ, ठीक है। तो ये वाला पोजीशन हम किसी भी बॉडी पार्ट से कर सकते हैं। जैसे हम आगे की तरफ बेंड होते हैं तो वो क्या हो गया, वो हो गया फ्लेक्शन। फिर जब हम वापस आएंगे वो हो गया एक्सटेंशन, राइट। अच्छा, फिर
इसका फिर एक और आगे है कि जैसे कि मान लो कि जितना बेंड होता है हमारा हाथ या जितना वापस जाके सीधा होता है, उससे अगर एक्स्ट्रा चला गया कभी तो क्या होगा, वो हाइपर एक्सटेंशन हो गया या हाइपर फ्लेक्शन हो गया। इससे क्या होता है कि इंजरी के चांसेस हो जाते हैं। खेलते खेलते कभी जैसे हाथ ज़्यादा मुड़ गया तो वो चांसेस हो जाते हैं इंजरी का। तो अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने दोनों कहा था वो ओके, तो सर्कमडक्शन हो गया। तो ये हो गया जब हम सबको एक साथ मिला के करें। और लेकिन इसके जस्ट एक और इससे मिलता जुलता है कि अगर हम कोई भी चीज़ हम एक ही एक्सिस पे रख के हम अगर उसको घुमाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने हाथों को कहीं हम मोड़ नहीं रहे या कहीं ले नहीं जा रहे, जैसे कि सर्कमडक्शन में या एबडक्शन में हम ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले नहीं जा रहे, सिर्फ हाथों को जो है ना एक ही जगह खड़े होकर घुमा रहे हैं, है ना। जैसे कि हमें कोई चीज़ पेचकस है, हम एक ही जगह, हाथ कहीं मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है कि रिस्ट मूवमेंट हो रहा है, एक ही जगह पर घूम रहा है, तो वो उसको क्या कहेंगे हम, रोटेशन। जब हम, यानी कि रोटेशन क्या है, जब कोई भी चीज़ एक ही एक्सिस पे, यानी कि एक तरफ दो पार्ट होता है ना, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, है ना, दो तरफ होता है, तो एक तरफ फिक्स है और दूसरे तरफ वाला वो मूवमेंट हो रहा है, तो वो रोटेशन है, राइट। ये दोनों का डिफरेंस समझ लेना अच्छी तरह से, इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये रोटेशन, या फिर जैसे हम गर्दन को एक जगह घुमा रहे हैं, वो क्या है कि एक पोर्शन तो उसका फिक्स है एक जगह पर और दूसरा वाला पोर्शन घूम रहा है इधर उधर, तो वो रोटेशन हो गया। तो एक हो गया सर्कमडक्शन, दूसरा हो गया रोटेशन, राइट। ओके, तो ये चारों मूवमेंट्स मेनली होते हैं, तो इसके ऊपर ही हर चीज़ बेस्ड होता है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। ऐसे तो न्यूटन्स लॉ हर जगह एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पर स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा बताया गया है। न्यूटन्स लॉ में क्या था कि जितने भी तरह का मोशंस है उसके कुछ लॉज होते हैं। ये लॉ किसने फाइंड आउट किया, न्यूटन्स ने ना 1687 में, ठीक है। अच्छा, तो ये कौन कौन से लॉ है। फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी चीज़, कोई भी सामान या कोई भी चीज़ एक ही जगह पर ज़िंदगी भर रहेगा, एक ही जगह पर पड़ा हुआ ज़िंदगी भर रहेगा, या वही चीज़ अगर मूवमेंट में है तो वो ज़िंदगी भर मूवमेंट करता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा या कभी नहीं अपने जगह से हिलेगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें अप्लाई ना हो। जैसे कि कोई बॉल रखा हुआ है, वो बॉल ज़िंदगी भर रहेगा वहीं पर, है ना, ज़िंदगी भर वहीं पर रहेगा जब तक उसको कोई आके किक ना मारे या बैट से ना मारे, या फिर वो बॉल अगर चल रहा है, चलते चलते वो ज़िंदगी भर चलेगा, लेकिन जब तक उसको कोई नहीं रोके वो ज़िंदगी भर चलेगा। अगर कोई रोक ले, अब जैसे मान लो कि बॉल हवा में है या नीचे से ग्राउंड और हमने शॉट मार दिया, तो वो बॉल तो चलता ही रहेगा, लेकिन आगे जाके वो रुक जाती है। कभी कभी होता है ना कि अपने आप ही रुक जाती है, तो वो किसकी वजह से रुकती है, अगर बॉल नीचे से जा रही है तो फ्रिक्शन से रुक जाती है या एयर रेजिस्टेंस से रुक जाती है वो, यानी कि हवा उसको रोक दे रही है या फ्रिक्शन उसको रोक दे रही है। अगर ये सब नहीं होता तो ज़िंदगी भर चलते रहता। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, राइट। इसको ध्यान रखना, क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ओके, इसका एप्लीकेशन जैसे बताया मैंने, जैसे फुटबॉल में किक मार दिया या बॉल एक जगह है उसको बैट से मार दिया हमने, है ना, बैट से नहीं मारते तो बॉल वहीं पर पड़ा रहता, ज़िंदगी भर पड़ा रहता। हाँ, या फिर उसको हवा जोर से हवा चले वो हिल जाए, वो अलग बात है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई भी चीज़ का एक्सेलरेट करना, है ना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को कहता है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। याद रखना ये बात, किसी भी चीज़ का एक्सेलरेट, जैसे कि हम गाड़ियों में एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेट दबाते हैं तो वो गाड़ी आगे बढ़ती है और तेज़ी से, राइट। तो धीरे धीरे वो एक्सेलरेट अपने टॉप स्पीड पे पहुंचती है या जितना स्पीड हमें रिक्वायरमेंट होगा वो पहुंचती है। अच्छा, ये डिपेंड करेगा कि गाड़ियों के मामले में तो उसका कितना पावरफुल गाड़ी है, कितना पावरफुल इंजन है, उस हिसाब से वो एक्सेलरेट करेगा। तो उसी तरह से हम कोई भी काम हम अपने हाथों से करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, ठीक है ना, या नेचर कर रही है, तो वो डिपेंड करता है कि उसका पावर कितना है, यानी कि फोर्स कितना लग रहा है उसमें, है ना। हम किसी भी बॉल को जोर से फेंकेंगे, फोर्स से फेंकेंगे तो बहुत दूर जाएगा, और अगर हम कम फोर्स लगा के फेंकेंगे तो वो कम दूर जाएगा। फिर इसमें एक और चीज़ इंक्लूड है कि जैसे वो जिस चीज़ को फेंक रहे हैं हम, वो कितना भारी है। अगर भारी चीज़ होगा उसको हम ज़्यादा जोर से जो फेंकेंगे तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएगा पिछले बार के तुलना में, राइट। कि अगर जैसे मान लो कि क्रिकेट बॉल है, लेदर वाली बॉल, उसको वो क्योंकि भारी होता है वो कम दूर जाएगा, और उतना ही फोर्स के साथ अगर हम टेनिस बॉल को फेंकें तो वो दूर जाएगा, है ना,
तो उसी इस तरह से ये दोनों चीज़ डिपेंड करता है कि किसी चीज़ का एक्सेलरेट होने में कौन कौन सा, एक तो कितना फोर्स हम लगा रहे हैं और उसका वेट कितना है ना, उस चीज़ का वेट कितना है। शॉर्ट पुट का बहुत ज़्यादा वेट होता है तो उसको हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, है ना। और तो इस तरह से है। तो ये क्या कहता है कि इसके जो डेफिनेशन कहता है कि द लॉ दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का चेंज होना डिपेंड किस में करता है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी कि कितना फोर्स हम लगा रहे हैं। ये लैंग्वेज याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, कितना हमने फोर्स अप्लाई किया, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी। इन्वर्स करेगा, जितना हम अप्लाई करेंगे फोर्स और वो इन्वर्स करेगा, रिटर्न करेगा, वो डिपेंड करेगा कि उसका मास कितना है, यानी कि वेट कितना है उसका। बहुत लाइट वेट हो तो और ज़्यादा दूर जाएगा, कम हो तो वो कम ही दूर जाएगा। सेम फोर्स लगाया हमने दो चीज़ पर, एक हैवी पर एक कम पर। तो ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एप्लीकेशन क्या है, वॉलीबॉल प्लेयर जब स्मैश मारता है, स्मैश मारने के टाइम पे जोर से फोर्स लगाता है तभी तो उसमें फास्ट जाती है बॉल, और उसको ड्रॉप करना है तो हल्का फोर्स लगाता है। क्रिकेट के बॉल को अगर हम जोर से मारें तो वो 6 जाएगा या 4 जाएगा, या फिर एटलीस्ट कम से कम अगर प्लेयर आगे रोक भी दे कम से कम बॉल स्पीड से जाएगा, और धीरे से करना हो तो वो हल्का सा उसको टच करके फिर रन लेने की कोशिश करता है। तो डिपेंड करता है कि वो फोर्स कितना लगा रहा है ना। और ये भी डिपेंड किया कि वो बॉल का वेट कितना, अगर लेदर बॉल है तो रिजल्ट कुछ और होता है, और टेनिस का बॉल हो तो कुछ और रिजल्ट। उसी तरह से टेनिस खेलने के मामले में भी है। तो ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, नेक्स्ट है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कौन सा होता है, वो है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, यानी कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जितना एक्शन करोगे, जितना जोर से किसी चीज को करोगे, सेम उतना ही फोर्स के साथ तुम्हें रिएक्शन मिलेगा। स्विमिंग में जितना जोर से हम उसको खींचेंगे पीछे की तरफ पानियों को, और उतना ही जोर से हम आगे बढ़ेंगे, राइट। चलते चलते हम जितने जोर से सरफेस को प्रेस करेंगे उतने जोर से हम आगे बढ़ेंगे, धीरे करेंगे तो धीरे चलेंगे फिर, है ना। एथलीट जब ब्लॉक स्टार्ट लेता है तो ब्लॉक को जितना जोर से प्रेस करेगा वो पीछे की तरफ, वो उतना ही जोर से ब्लॉक आगे की तरफ फेंकेगा। इसीलिए उसका यूज़ करते हैं जो स्प्रिंटर्स है स्पेशली, राइट। जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, लॉन्ग डिस्टेंस रनर का तो स्पीड को कम करना या बढ़ाना, कब करना, कब इसको करना है, कब कम करना है, वो डिपेंड करेगा कि उसका ट्रेनिंग लेवल कैसा वो रखा है। तो उसको मालूम है कि पहले स्लो करना है, बाद में फास्ट करना है। लेकिन स्प्रिंटिंग में तो ये पॉसिबल नहीं है ना। स्प्रिंटिंग तो एक बार जरा सा भी डिले हुए नहीं कि साइड वाले निकल जाएंगे, तो इसलिए ये सब ब्लॉक यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट। ओके, तो ये जो है इन तीनों जो लॉज है उन लॉज के बारे में अच्छी तरह से देखना। इन लॉज को, फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, सेकेंड लॉ लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, और थर्ड लॉ होता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये रहा तीनों टॉपिक के बारे में बताया। तो पहला टॉपिक क्या था, पहला टॉपिक क्या था, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। दूसरा था मूवमेंट्स, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, और थर्ड वाला है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। तो इन तीन टॉपिक के बारे में तो पढ़ना ही है सही सही। और इस चैप्टर का जो भी एमसीक्यूज है करीब 100 के आसपास, तो वो मैंने अपने वेबसाइट पे दे दिया है, और वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसको जरूर देखें। और ना सिर्फ ये बल्कि बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं जिनमें से फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं, सारे चैप्टर्स के जो लिंक है वो मैंने अपने वेबसाइट में दे दिया है, और इसका जो लिंक है ये नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, ठीक है। उसको विजिट जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आखिरी बात यह है कि एमसीक्यूज जो है ना उतने आसान नहीं रहने वाले, तो इसीलिए सॉलिड प्रिपरेशन होना चाहिए। क्योंकि जितने भी जगह से तुम्हें एमसीक्यू मिलेंगे वो सब तो करना ही करना है, लेकिन डिपेंड करके नहीं जाना कि वही आएंगे, कहीं से भी आ सकते हैं ना। कभी कभी तो हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन देख के, कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि हमें भी बुक खोलना पड़ता है। बीइंग ए टीचर तो स्टूडेंट तो हम सोचते हैं स्टूडेंट तो बाद में आते हैं, है ना। तो हर सब्जेक्ट के टीचरों के साथ यही है, तो इसलिए तैयारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।